हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, जिनका ख्वाब है गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए सुपर क्लास है। और इस क्लास को लेने के बाद आपको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे वीक का मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पर लाने की कोशिश की है और ये करंट अफेयर्स है 16 से 23 मार्च 2025। ठीक है, यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में ये बनेंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल आर के सिंपल क्लासेस को लाइक करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, इफ यू लाइक इट। देन लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड फर्स्ट क्लास, ये जो सुपर कलेक्शन आता है जो देता आपको सिलेक्शन है, उसका पहला क्वेश्चन है, विच टीम वन द थर्ड WPL 2025? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड गुजरात जायंट्स। तो इसको देख लेते हैं भाई। इसमें मुंबई इंडियंस ने जीता है और दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके 8 रन से। फाइनल इसका कहां खेला गया, याद रखिएगा, आईपीएल की तर्ज पर बीसीसीआई जो भारत की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था है, वो WPL भी कहलवाती है महिलाओं के लिए। वो पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है। और इसका भी तीसरा संस्करण, तीसरा एडिशन हुआ है 2025 में। इसका फाइनल कहां खेला गया था, ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में। और मुंबई इंडियंस इस बार कौन सा सेकेंड टाइटल इसने जीता है, और दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। ठीक है, पहली बार इसने 2023 में जीता था, सेकेंड टाइम आरबीसी माने आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था, और थर्ड टाइम फिर मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसमें कुल टोटल 5 टीमें खेलती हैं WPL में, जबकि आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं। तो पांचों टीमों का नाम याद रखिए, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड गुजरात जायंट्स। ये 5 टीम्स हैं और बीसीसीआई के द्वारा इसको ऑन द स्टाइल ऑफ आईपीएल के तर्ज पर इसको खेला जाता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत की सर्वोच्च संस्था है। यहीं पर एक एक लाइन में मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई है भारत की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये पूरे वर्ल्ड की है, और एमसीसी जो पूरे क्रिकेट के लिए रूल्स एंड लॉज बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर एमसीसी का लंदन में है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर पहले लंदन में था, लेकिन अब उसका हेडक्वार्टर दुबई में है 2005 से। 2005 से पहले इसका कहां था, लंदन में। क्यों, क्योंकि 2000 के बाद क्रिकेट का गढ़ जो है वो यूरोप से हट करके एशिया में आ गया है। और बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनी स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये भी जानते रहिए। बीसीसीआई में इस समय जान लीजिए, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को ही, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है, सचिव देवजीत सैकिया है, कोषाध्यक्ष प्रभुदेव सिंह भाटिया है, आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल है। याद रखिएगा, अरुण सिंह धूमल। और 22 मार्च से आईपीएल का 18वां संस्करण शुरू हो गया है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18वां संस्करण है, क्योंकि आईपीएल पहली बार कब खेला गया था, 2008 में, और WPL पहली बार खेला गया था 2023 में। इसमें आईपीएल में 10 टीमें हैं, WPL में 5 टीमें हैं, और दोनों को बीसीसीआई ही करवाता है। ये आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो गया पहला। तो मुंबई इंडियंस ने 2 बार जीत लिया है और आरसीबी ने अभी 1 बार। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ कहां पर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रायसीना डायलॉग हेल्ड? रायसीना डायलॉग पहली बार कब हुआ था? इसका ऑप्शन से देख लीजिए, 2016, 2024, 2025, 2014। तो इसका राइट आंसर है 2016 में पहली बार। रायसीना डायलॉग क्या है? रायसीना डायलॉग भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है, जो
सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग के तर्ज पर किया जाता है, वो भी एनुअली किया जाता है। सांग्रीला वहाँ का एक होटल है, वहीं पर एक बहुत बड़ी बैठक होती है, वैश्विक बैठक है सांग्रीला डायलॉग, उसी के तर्ज पर रायसीना डायलॉग भारत में किया जाता है। 2025 में इसका 10th एडिशन हुआ और इसका कहाँ पर होता है? हर साल ये न्यू दिल्ली में ही होता है। और ऑर्गेनाइजर इसके कौन है? ORF माने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक प्राइवेट थिंक टैंक है भारत का, बहुत बड़ा। भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक जो गवर्नमेंट का है उसका नाम है नीति आयोग। और ORF ये प्राइवेट थिंक टैंक है भारत का। और कौन करता है? ORF के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलकर ORF एंड MEA ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इसका रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं, हर साल एनुअली किया जाता है। 2025 की थीम है कालचक्र पीपुल पीस एंड प्लांट। याद रखिएगा, कालचक्र पीपुल पीस एंड प्लांट, ओ सॉरी प्लैनेट, पीपुल पीस एंड प्लैनेट, ये तीनों है। और सबसे पहले उसमें कालचक्र लगा है, कालचक्र पीपुल पीस एंड प्लैनेट। और इसका उद्घाटन किया हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने, वो चीफ गेस्ट थे इस बार के। रायसीना डायलॉग इज ए प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक विद इंडियन पर्सपेक्टिव। It is held on Raisina Hill situated in New Delhi, symbolically represents the seat of power of Indian government। देखिए रायसीना डायलॉग जो है और रायसीना हिल्स पर जो है, हमारे रायसीना हिल्स पर ही हमारी न्यू दिल्ली बसी हुई है। और न्यू दिल्ली को माने रायसीना का मतलब होता है भारत की सत्ता, भारत की शक्ति का प्रतीक है रायसीना हिल्स। जब 1911 में अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत की राजधानी कोलकाता नहीं नई दिल्ली होगी, तो रायसीना पर ही नई दिल्ली को बसाया गया। तो रायसीना का मतलब होता है भारत सरकार की सत्ता का प्रतीक है रायसीना। यह डायलॉग 2016 से हो रहा है, 2025 में इसका 10वां संस्करण हुआ। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग हर बार न्यू दिल्ली में ही होती है और इसमें तमाम विश्व के लोग भाग लेते हैं। और विश्व के जितने भी चैलेंजेस हैं, मॉडर्न समय में जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे वो जिससे भी है, जो भी समस्याएं हैं, सब पर यहाँ डिस्कस किया जाता है, उसका पीसफुल आउटकम ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और नेक्स्ट है तो, और यहीं पर न्यूजीलैंड के साथ भारत के कई समझौते भी हुए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, इसको याद रखिएगा। किसको भाई? न्यूजीलैंड, अंडरस्टैंड। और दूसरा है, अभी न्यूजीलैंड को ही हरा करके भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, आपने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन फॉर 2024 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 के लिए किसको चुना है? क्रिस्टी कोवेंट्री, राम सुतार, आयुष्मान खुराना, मृदुलिका झा। तो पहले याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर है राम सुतार। राम सुतार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 100 ईयर के नोटेड स्कल्पचर ऑफ इंडिया, भारत के बहुत मशहूर ये मूर्तिकार हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो राम बी सुतार वेरी फेमस मूर्तिकार हैं भारत के, और इन्होंने ही द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू, जो भारत के बिस्मार्क यानी भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया गुजरात में, उसको इन्होंने ही बनाया था। महात्मा गांधी की सीटेड पोजीशन स्टैच्यू इन पार्लियामेंट, वही महात्मा गांधी की जो बहुत सी बैठी हुई है मूर्ति, जहां पर संसद के जब हमारे सांसद MPs नाराज हो जाते हैं तो आके वहीं धरना देते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे कि हम भी आपकी तरह सत्याग्रह कर रहे हैं। तो संसद भवन में जो मूर्ति है महात्मा गांधी की सीटेड बैठी हुई, वो भी इन्होंने ही बनाया है। और बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इंस्टॉल्ड मोर देन 450 सिटीज, 400 से अधिक देशों में बस्ट माने होता है ये सीने के ऊपर से जो महात्मा गांधी की मूर्ति, इनकी 400 से अधिक माने शहरों में, विश्व के 400 450 से अधिक शहरों में ये बस्ट आकार की जो महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, स्टैच्यू,
वो सब प्रतिमा इन्होंने ही बनाया हुआ है। जैसे इसमें रसिया है, अमेरिका है, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं बस्ट से साइज में। और करेंटली ये डिजाइन कर रहे हैं लॉर्ड रामा, भगवान राम की मूर्ति जो अयोध्या टेम्पल में लगेगी, बहुत बड़ी मूर्ति वो भी होगी जो लगाई जाएगी। तो ये हैं राम सुतार, इन्हीं को 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। और उसके बाद इसमें जो नाम था एक और देख लीजिए भाई इनकी, हाँ, किर्स्टी कॉवेंट्री, इनके बारे में जान लीजिए। ये सबसे युवा अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इंडियन ओलंपिक कमेटी की, इंडियन ओलंपिक कमेटी की ये 10th प्रेसिडेंट बनी हुई है उसकी। जून 2025 में ये पदभार अपना ग्रहण करेंगी। फर्स्ट अफ्रीकन एंड वुमन है टू बी इलेक्टेड एज आईओसी प्रेस, ये आईओसी प्रेसिडेंट माने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन है, ये भी जानते रहिएगा। और इस 2025 में, जून 2025 में थॉमस बाक के स्थान पर ये माने आईओसी की प्रेसिडेंट बनेंगी। 8 सालों के लिए बनेंगी, उसके बाद भी अगर चाहेंगे तो 4 साल ये रह सकती हैं, यानी 2033 तक ये किर्स्टी कॉवेंट्री माने क्या रहेंगी भाई, इंडियन ओलंपिक कमेटी की वो रहेंगी क्या, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनेगी। इसकी स्थापना आईओसी की जान लीजिए 1894 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी 3 प्रकार के मैच करवाता है, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ्स ओलंपिक, 3 मैच ये करता है, जिसमें समर ओलंपिक दुनिया का महाकुंभ है, सबसे बड़ा आयोजन इसी द्वारा करवाया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसको माना जाता है, तो फ्रेंच मैन थे एक पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया जाता, माने इनको आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता माना जाता है। और ओलंपिक की जो जन्म हुआ था वो यूनान यानी ग्रीस में हुआ था, ये भी जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हो गया किर्स्टी कॉवेंट्री के। अब आप देख लीजिए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है फिट इंडिया आइकॉन बनाए गए हैं किसके द्वारा, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और बहुत मशहूर स्टार है भाई। और उसके बाद है मृदुलिका झा। मृदुलिका झा के बारे में जान लीजिए। मृदुलिका झा जो हैं अभी अभी आज तक के टीवी की हैं, ये रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। विनर ऑफ रामनाथ गोयनका अवार्ड इन जर्नलिज्म, इनको जर्नलिज्म में दिया गया है अवार्ड अभी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और जर्नलिज्म के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका अवार्ड, आपसे यही पूछा जाएगा रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। और किसके द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा, जिन्होंने इसकी स्थापना किए थे, इंडियन एक्सप्रेस मीडिया की। और C1 रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 फॉर हर कवरेज ऑफ डंकी रूट एडॉप्टेड बाय द यूथ्स ऑफ हरियाणा टू इलीगली इंटर द यूएसए। किसके लिए इनको, देखिए हरियाणा पंजाब के जो होते हैं ये लोग जो इलीगल रूट अपना करके कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उस इलीगल रूट को डंकी रूट कहा जाता है। उस पर इन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज किया था मृदुलिका झा ने, इसलिए इनको दिया गया है मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका अवार्ड इन जर्नलिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। तो आपसे मोस्टली ये पूछेगा कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। हर फील्ड का अवार्ड कम से कम आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन का है कि फिल्म का है कि आपका लिटरेचर का है। अवार्ड को ऐसे कैटेगरी बना के आप पढ़ा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी हो जाया करेगा। उसके बाद है व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, तो अगला क्वेश्चन था 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। देखते हैं भाई, हाँ तो इसमें देखते हैं राइट आंसर है 20 मार्च। 20 मार्च 2025 की वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसको गौरैया कहते हैं। गौरैया कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप जानते हैं। गौरैया बताते हैं उसके पेट का 3 भाग जो होता है वो हानिकारक कीड़े मकोड़े खाती है, एक पेट में भोजन रखती है, इतनी यूजफुल है गौरैया। और गौरैया का पाया जाना ये वातावरण की प्योरिटी कुछ बताता है, कि वातावरण क्या है, प्योर है, शुद्ध है, ये बताता है गौरैया का
कहीं पर अगर अवेलेबल है तो। अगर गौरैया गायब हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब है। ठीक है, ऐसे ही तो जानते रहिए, जैसे डॉल्फिन पाई जाती है अगर वाटर में तो वहाँ की वाटर की प्योरिटी मान लीजिए कुछ सही है, वैसे गौरैया एटमॉस्फेयर की बताती हैं। और 2025 की थीम मैंने बताया आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। तो इसको याद रखिए, 21 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 20 मार्च को, ठीक। और उसके बाद 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है भाई इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस टू रेज अवेयरनेस फॉर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है तो हम हैं, जंगल है इसलिए हम भी लोग हैं, वो नहीं रहेंगे हम भी अपने आप मिट जाएंगे। आप समझ लीजिए इतने इंपॉर्टेंट है। और 2013 से ये पहली बार मनाया गया, 2013 से ही मनाया जा रहा है। 2025 की थीम है फॉरेस्ट्स एंड फूड, फॉरेस्ट्स एंड फूड यूएन के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वह हर दिन, वह एवरी डे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वह यूएन के द्वारा मनाया जाता है, बिकॉज दैट डे बिकम्स इंटरनेशनल और ग्लोबल और वर्ल्ड डे हो जाता है। तो वही इंटरनेशनल, ग्लोबल और वर्ल्ड डे हो जाता है जब यूएन के द्वारा। और सारे डेज को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 22 मार्च, 22 मार्च भी मैंने दिया था। तो 22 मार्च को देखिए 2 दिन मनाया जाए, एक तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट डे भाई वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे को जान लीजिए 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर संरक्षण। अब आप जान रहे हैं कि 1993 में पहली बार मनाया गया था यूएनजी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और 2024 की वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल। और 2025 में क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आप जानते हैं ग्लेशियर्स, 2010 में यूएन ने सुरक्षित स्वच्छ पेयजल के अधिकार को मानव अधिकार की मान्यता दी। याद रखिएगा 2010 में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के रूप में डिफाइन कर दिया गया है, इसको मान्यता दी गई है। ग्लेशियर, स्नो एंड आइस आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम एंड वाटर साइकिल। ग्लेशियर, स्नो एंड आइस, तीनों वर्ड याद रखिएगा, ये तीनों हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर ये तीनों गायब हो गए तो फिर लाइफ है ही नहीं। और ज्वाइंटली सेलिब्रेट द फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर एंड वर्ल्ड वाटर डे। पहली बार ऐसा है कि हम लोग ग्लेशियर और वर्ल्ड वाटर डे दोनों को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 में, क्योंकि इसकी थीम रखा गया है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर तो जानते हैं कि जो बर्फ पिघलती है और उनसे जो हमारे, वही अगर बर्फ पहले होती है फिर उसके बाद वहां पर बर्फ से धीरे धीरे पिघलती हैं तो वहीं से हमारी नदियां, हमको जीवन मिलता है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं बिहार डे। बिहार डे समझ रहे हैं ना, जैसे 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश डे, वैसे ही 22 मार्च को मनाते हैं बिहार डे। और 2025 में 113वां बिहार डे मनाया जा रहा है। और इसमें इसकी थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से ही बिहार को अलग करके एक स्टेट बनाया गया था। और बिहार के तो राजनीति आप जानते हैं कि बिहार, जिसको भारत का प्राचीन इतिहास ही भारत का मगध वहीं से शुरू होता था, और जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था, आज वही पटना है गंगा के किनारे। तो बिहार जानते रहिए, पटना उसकी राजधानी है। और बिहार डे 113वां मनाया गया 2025 में। और उसके बाद है एक डे और देख लीजिए, 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखो अपने यहाँ शहीद दिवस कई बार मनाया जाता है, या दो बार तो एकदम क्लियर जान लीजिए। 31 जनवरी को, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया था, तो उसको भी शहीद दिवस को मनाते हैं, नेशनल मार्टियर्स डे मनाया जाते हैं। और एक होता है 23 मार्च को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, जिस दिन अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को
फांसी की दी थी। तो ये भी शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को और 30 जनवरी को। दो इम्पॉर्टेंट डे हैं जिस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं भारत में। ये इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों, और दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद है, हाँ सारे डेज हो गए भाई, 16, 20, 21, 22, 23 मैंने सब आपको बता दिया। और ठीक, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन प्रॉपर्टीज आर एडेड टू इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। कितनी भारत की प्रॉपर्टीज जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में 2025 में शामिल की गई? तो 5, 4, 3, 6 है, इसका राइट आंसर है 6। पहले इसको जान लीजिए भाई कि जब यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है, चाहे किसी देश की हो, तो वह उस देश की नहीं पूरे विश्व की हो जाती है, वो पूरे विश्व में मशहूर हो जाती है। तो अपने यहाँ भारत में अभी उसने, और ये 3 प्रकार के जो जितनी भी चीजें होती है, 3 प्रकार, उनको 3 कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। पहला है कल्चरल साइट्स, दूसरा है नेचुरल साइट और तीसरा है मिक्स्ड साइट। कल्चरल साइट्स माने वो मोस्टली मैन मेड होती हैं, और नेचुरल साइट्स मतलब गॉड मेड होती है, नेचर मेड होती हैं, और मिक्स्ड दोनों का, कल्चरल मैन मेड और गॉड मेड दोनों का मिक्स्ड होता है। तो भारत में 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, 1 मिक्स्ड साइट्स है, और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में इस समय प्रेजेंटली, आज मैं जब क्लास पढ़ा रहा हूं मैंने, तो 43 माने 43, 43 प्रॉपर्टीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और 62 आर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, और 62 ऐसी हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। तो 6 अभी जो गई हैं लिस्ट में, हो सकता है कि इसमें दर्जा मिल जाए। तो 6 के नाम जान लीजिए। मुदमुल मेनिहर है जो तेलंगाना में है, कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, माने कई राज्यों में स्थित अशोक के शिलालेख स्थल, कई राज्यों में स्थित अशोक के शिलालेख स्थल, और मध्य प्रदेश व उड़ीसा में स्थित 64 योगिन मंदिर, और कई राज्यों में स्थित गुप्त मंदिर, और एमपी व यूपी में बुंदेलों के महल व किले, पैलेसेज एंड फोर्ट्स ऑफ बुंदेलास। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको जानते रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? अभी अभी वर्ल्ड है माने वैश्विक प्रसन्नता की रिपोर्ट आई है 2025 की, तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 118, 126, 147, 150। तो राइट आंसर है 118। 118 है 2025 में, 13वां एडिशन इसका आया है। पहला एडिशन इसका 2012 में आया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, और 2025 में माने कितना आया है? 13वां एडिशन आया है। 2024 में भारत की रैंक 126 थी, इस बार सुधार हुआ है, और टोटल 147 देशों की रिपोर्ट इसमें निकाली गई है। हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर इन पार्टनरशिप विद गैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। किसके द्वारा? तो यही है, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च इन पार्टनरशिप विद गैलप एंड यूएन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा हर साल निकाली जाती है। इसमें टॉप कंट्री जो 8 साल से लगातार है, सबसे हैप्पी दुनिया का देश है, फिनलैंड है, और इस बार सबसे बॉटम पर, सबसे नीचे जो 147 रैंक में जिसकी आई है वो है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। टॉप 10 कंट्रीज में आपको बता दे रहा हूं जो विश्व के 7 माने 10 सबसे मशहूर प्रसन्न देश हैं, हैप्पी देश हैं। नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे आइसलैंड, नंबर 4 पे स्वीडन, नंबर 5 पे नीदरलैंड, नंबर 6 पर कोस्टारिका, नंबर 7 पर नॉर्वे, नंबर 8 पे इजराइल, नंबर 9 पर है लग्जमबर्ग, 10 पर मैक्सिको। ये 10 देश हैं जो विश्व के सबसे मशहूर और हैप्पी कंट्री हैं, आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद वन लाइनर आपको थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी से। इंडिया चंद्रयान 5 विल एक्सप्लोर द मून विद जापान जाक्सा। जैसे अपने यहाँ इसरो है, वैसे जापान की जाक्सा है, वहां की स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 5 माने भारत जापान की मदद के साथ छोड़ेगा, उसमें पार्टनर करेगा जापान।
याद रखिएगा, और मून को ही स्टडी करेंगे। हॉकी झारखंड वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ द 15th इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिफीटिंग हरियाणा इन पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में हुआ है और पहली बार हॉकी झारखंड ने ये माने 15वां इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया। किसको हराकर? हरियाणा को ही हराकर। और डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ये न्यू सीईओ बनाए गए एएनआरएफ के। एनआरएफ क्या है? एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इस्टेब्लिश्ड अंडर 2023 एक्ट। इसका एम क्या है एएनआरएफ का? टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 2023 में की गई थी टू प्रमोट रिसर्च एंड R&D इन इंडिया। और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी इन भिवांडी। छत्रपति शिवाजी की पहली मंदिर महाराष्ट्र के भिवांडी में मैंने उद्घाटित की गई, मैंने ये इसका इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जानते रहिए। और राजीव युवा विकासम स्कीम, राजीव युवा विकासम स्कीम ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके लिए? टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद है स्टुअर्ट यंग, ये 8वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको के, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है वहाँ 18% लोग हिंदू हैं, माने हमारे आपके यहाँ से गए हैं। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक जुड़वा द्वीप देश है, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। और स्टुअर्ट यंग यहाँ के प्रधानमंत्री ही बने हैं, प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू हैं, जानिए। यह कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। और इसका नामकरण जो हुआ है, स्थानीय नाम कायरी या आई एरे था। त्रिनिदाद नाम कोलंबस जब 1498 में इस क्षेत्र में दौरा करने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति के नाम पर इसका नाम त्रिनिदाद रख दिया था, इसने कोलंबस ने। और टोबैको नाम संभवतः यहाँ के तबाको से लिया गया है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया त्रिनिदाद एंड टोबैको, TNT, याद रखिएगा शॉर्टकट में। और डॉक्टर सेंका लॉन्ग या सेंका याडेन, ए रिनाउंड नागा साइंटिस्ट एंड academician recently passed away in टाइलर टेक्सास एट 89। अभी बहुत मशहूर साइंटिस्ट है डॉक्टर सेंका लॉन्ग यार्डेन, जिनकी मौत हो गई, जो नहीं रहे इस दुनिया में। इनको रिमेंबर रखिएगा, अगर आता है तो जानते रहिए, साइंस फील्ड से हैं, मशहूर साइंटिस्ट थे। और दूसरी जो न्यूज़ है आज के लिए कि 9 दिन के लिए गई सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद लौटी। कहाँ से? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और अकेले ही नहीं लौटी हैं, किसके साथ ये लौटी? देखो, बोइंग के स्टार लाइनर से इनको वापस आना था, लेकिन उसके थ्रस्ट में खराबी होने के थ्रस्टर में ये नहीं लौट पाई। तो फिर स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, उसके ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से ये वापस आई हैं। याद रखिएगा, स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से वापस आई हैं। कब? 6 जून 2024 को गई थी, 18 मार्च 2025 को गई थी। यहाँ 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं, तो चारों एस्ट्रोनॉट्स का नाम जान लीजिए। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग, ये तीनों तो अमेरिका के ही हैं। और अलेक्जेंडर गोरबुनोव ये रसिया के हैं, नहीं रूस के हैं। ये चारों का नाम आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यही किस्मत होती है कि 9 दिन के लिए गई थी और 9 महीने बाद लौट करके आई। और क्यों गई थी? तो एक देखो, क्रू फ्लाइट मिशन के तौर ये गई थी। क्रू फ्लाइट मिशन जो था, इसी पर गई थी सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर गए थे। इसका उद्देश्य था बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता का टेस्ट करना था। मतलब ये था कि इनको ले जाना है और फिर लाना है, इतने था। और वो वहां पर रुक करके कुछ अपना रिसर्च करते, या जो मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऊपर स्थित है, उसमें अगर कोई खराबी हो तो उसको मेंटेन करके वो लोग वापस आ जाते। लेकिन ऐसा वहां फंस के, जहां एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन में स्पेस स्टेशन में रिसर्च एक्सपेरिमेंट या कोई खराबी हो तो दूर करना था, लेकिन थ्रस्टर में खराबी की 9 महीने लग गए। और फिर बोइंग का स्टार लाइनर ला भी नहीं पाया, और उसको फिर लाया स्पेस एक्स का कौन? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, इससे वो वापस आई। ठीक है,
तो यही था आज का माय डियर क्लास। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।